welcome to my YouTube channel Learning Hub. This video is about chapter number 1 of physics of class 11. Chapter name is Physical World. आज हम इस लेक्चर वीडियो में चैप्टर नंबर फर्स्ट फिजिकल वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फिज़िक्स होता क्या है. तो फिज़िक्स क्या होता है? फिज़िक्स हमारे साइंस की एक फंडामेंटल ब्रांच है जो किस में कंसर्न करती है. जितने भी हमारे यूनिवर्स में नेचुरल फिनोमिना हो रहे हैं वो सभी बेस्ड होते हैं फिज़िक्स पे. ठीक है, सारे नेचुरल फिनोमिना जितने हमारे यूनिवर्स में अकर हो रहे हैं वो सारे किस पे बेस्ड होते हैं? फिज़िक्स पे बेस्ड होते हैं. तो हम क्या बोलेंगे? फिज़िक्स इज़ अ फंडामेंटल साइंस कंसर्न्ड विथ अंडरस्टैंडिंग द नेचुरल फिनोमिना अकर इन आर यूनिवर्स. ठीक है, फिज़िक्स की मेनली कितनी ब्रांच होती है? 4 ब्रांच होती हैं. इट हैज़ 4 ब्रांचेस. 4 ब्रांच होती हैं फिज़िक्स की. पहली ब्रांच क्या होती है उसकी? पहली ब्रांच होती है उसकी मैकेनिक्स. दूसरी ब्रांच होती है फिज़िक्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो गई दूसरी ब्रांच ऑफ फिज़िक्स. तीसरी ब्रांच होती है थर्मोडायनेमिक्स. एंड जो लास्ट ब्रांच होगी वो होगी हमारी मॉडर्न फिज़िक्स. ठीक है, 4 ब्रांच बेसिकली हैं फिज़िक्स की. सबसे पहली ब्रांच में हम मैकेनिक्स पढ़ेंगे, दूसरी ब्रांच हमारी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, तीसरी ब्रांच है थर्मोडायनेमिक्स एंड द लास्ट वन इज़ मॉडर्न फिज़िक्स. ठीक है, अब देखिए, अब मैकेनिक्स में हम पढ़ते क्या हैं. अब इन अलग अलग ब्रांचेज हैं तो अलग अलग ब्रांचेज में अलग अलग चीज़ के बारे में स्टडी की जाएगी. तो सबसे पहले आता है मैकेनिक्स में हम किसके बारे में स्टडी करते हैं? मैकेनिक्स में हम अंडर दिस सब्जेक्ट द सिस्टमैटिक मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज स्टडीड. मैकेनिक्स के अंदर सिस्टमैटिक मोशन, किसी भी ऑब्जेक्ट का सिस्टमैटिक मोशन स्टडी किया जाता है मैकेनिक्स की ब्रांच के अंदर. ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारी ब्रांच थर्मोडायनेमिक्स. थर्मोडायनेमिक्स के अंदर किसके बारे में स्टडी की जाती है? अंडर दिस ब्रांच द स्टडी ऑफ मोशन इज मेड ऑफ हीट. मीन्स थर्मोडायनेमिक्स के अंदर किसकी स्टडी की जाती है? जो हीट का जो मोशन होता है, इनर से बाहर से अंदर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ, जो हीट का जो ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट, जो सराउंडिंग से वेसल के अंदर की तरफ, वेसल के अंदर से या किसी भी सिस्टम से सराउंडिंग में जो हीट का जो ट्रांसफ़र होता है वो सारी स्टडी की जाती है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर. ठीक है, नेक्स्ट ब्रांच आती है हमारी, देख लीजिए. सबसे पहले हम लिखते हैं मैकेनिक्स में किसके बारे में हमने बोला कि मैकेनिक्स में हमने स्टडी की किसके बारे में? स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट. किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में स्टडी की, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है, दूसरी ब्रांच आई हमारी थर्मोडायनेमिक्स में हमने क्या पढ़ा? स्टडी ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट का जो ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम कहाँ से? फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग या फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम और वाइस वर्सा. ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ा किसके बारे में? मोशन पढ़ा हमने, हीट का मोशन पढ़ा सिस्टम से सराउंडिंग में और सराउंडिंग से सिस्टम में. ठीक है, तीसरी ब्रांच आई हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हमने किसके बारे में स्टडी करेंगे? देखो, नाम से ही पता चल रहा है इलेक्ट्रो और मैग्नेटिज्म, मतलब इन दिस सब्जेक्ट द थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज स्टडीज. इस सब्जेक्ट में किसके बारे में स्टडी की जाती है? थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में स्टडी की जाती है
एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में स्टडी की जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मीन्स ऐसी वेव्स जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, उसका इलेक्ट्रिक नेचर भी होगा एज वेल एज उसका मैग्नेटिक नेचर भी कंसिस्ट करता होगा। ठीक है, तो ये सारी स्टडी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी ब्रांच आती है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में किसके बारे में स्टडी की जाती है? मॉडर्न फिजिक्स मीन्स जो अभी चल रही है। मॉडर्न फिजिक्स में स्टडी की जाती है, पहली होती है रिलेटिविटी के बारे में। किसके बारे में? रिलेटिविटी के बारे में। अब रिलेटिविटी क्या है? अंडर दिस सब्जेक्ट द मोशन ऑफ दोज बॉडीज इज स्टडीड विच मूव विथ अ वेलोसिटी इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट। मतलब रिलेटिविटी में ऐसे ऑब्जेक्ट्स के मोशन के बारे में स्टडी की जाती है जिनकी वेलोसिटी लाइट की जो स्पीड होती है उसके इक्वल हो। ऐसे ऑब्जेक्ट की स्टडी की जाती है रिलेटिविटी में जिनकी वेलोसिटी लाइट की स्पीड के क्या हो? इक्वल हो। जिनकी वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के क्या हो? इक्वल हो। उन ऑब्जेक्ट्स की स्टडी की जाती है हमारी रिलेटिविटी में। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें हमारा मॉडर्न फिजिक्स में दूसरा है क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स भी बोलते हैं या हम क्वांटम मैकेनिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स में किसकी स्टडी की जाती है? अंडर दिस द प्रिंसिपल ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। इसमें स्टडी की जाती है किसके बारे में? मॉडर्न फिजिक्स के प्रिंसिपल के बारे में। और ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट किसके बारे में स्टडी की जाती है? ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट एंड मैटर। ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट एंड मैटर और लाइट का हमने पढ़ा है 9th क्लास में, 10th क्लास में। ड्यूअल नेचर होता है, वो दो नेचर शो करती है। ठीक है, तो इसीलिए ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट और ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर ये सभी जो है किसमें पढ़े जाते हैं? क्वांटम मैकेनिक्स में स्टडी किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा एक और ब्रांच है हमारी, मतलब इसी के अंदर है, मॉडर्न फिजिक्स के ही अंदर है, एटॉमिक फिजिक्स। तीसरा है हमारा एटॉमिक फिजिक्स। अब एटॉमिक फिजिक्स में किसके बारे में पढ़ा जाएगा? एटॉमिक फिजिक्स में एटम्स के बारे में पढ़ा जाएगा। अंडर दिस एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा जाता है और उसकी एटम की जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं उसके बारे में स्टडी किया जाता है। ठीक है, इसमें किसके बारे में स्टडी करते हैं? एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं एंड उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, एटम की प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक, नेक्स्ट आता है इसी के अंदर हमारा न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स में हम किसके बारे में स्टडी करेंगे? न्यूक्लियस ऑफ एटम। एटम के न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करेंगे, ऑब्वियसली न्यूक्लियस ऑफ एटम के बारे में स्टडी करेंगे एंड इट्स प्रॉपर्टीज, और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी किया जाता है। ठीक है, तो ये हमने कुछ ब्रांच पढ़ी। अब पहले से बता देती हूँ कि 4 ब्रांच होती हैं फिजिक्स की, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, थर्मोडाइनमिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। मैकेनिक्स में हम स्टडी करते हैं मोशन, एक सिस्टमैटिक मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में। ठीक है, थर्मोडाइनमिक्स में हम स्टडी करते हैं किसके बारे में? हीट का ट्रांसफर सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ, सिस्टम से सराउंडिंग की साइड जो ट्रांसफर ऑफ हीट होता है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं थर्मोडाइनमिक्स में। नेक्स्ट आता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम स्टडी करते हैं किसके बारे में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारी मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में सबसे पहले हम रिलेटिविटी के बारे में डिस्कस करते हैं। रिलेटिविटी में हम किसके बारे में स्टडी करते हैं? ऐसे ऑब्जेक्ट्स के मोशन के बारे में स्टडी करते हैं जिन ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटी लाइट की स्पीड के जो है इक्वल होती है। ठीक है, दूसरा आता है क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स में हम ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट के बारे में स्टडी करते हैं एंड ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स में हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स में हम एटम के न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करते हैं और उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, ये था हमारा, हमने पढ़ा कि फिजिक्स होता क्या है और फिजिक्स का क्या क्या, फिजिक्स की कितनी कितनी ब्रांच होती है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। मीन्स
देखिए, स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, ठीक है। फिजिक्स के क्या क्या स्कोप हैं और क्या क्या एक्साइटमेंट है। फिजिक्स के बहुत ही एक वाइड रेंज में, बहुत ही एक ब्रॉड स्कोप होता है फिजिक्स का, ठीक है। जैसे हम फिजिक्स में बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ के मैग्नीट्यूड के बारे में पढ़ते हैं, जैसे लेंथ हो गया हमारा, लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया एंड एनर्जी हो गई। इन सभी के बारे में, इन सभी के मैग्नीट्यूड्स के बारे में हम किस में पढ़ते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो फिजिक्स का बहुत ही ब्रॉड क्या है, स्कोप है, ठीक है। नेक्स्ट होता है, देखिए फिजिक्स जो है किसके साथ डील करती है, माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के साथ डील करती है। इट डील्स विथ माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड का मतलब, माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड मीन्स ऐसी दुनिया जिसे हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं, जैसे गैलेक्सीज हो गया, हमारा यूनिवर्स हो गया, ये सारी हमारी माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड है जिसे हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं, ठीक है। तो फिजिक्स जो है माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड को भी डील कर रही है। जितने भी फिनोमिना गैलेक्सीज में, यूनिवर्स में होते हैं, वो सारे बेस्ड होते हैं ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स के हर एक प्रिंसिपल पे, ठीक है। एज वेल एज हम फिजिक्स में किसके बारे में भी स्टडी कर सकते हैं, एज वेल एज हम माइक्रोस्कोपिक थिंग्स के बारे में भी स्टडी करते हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के बारे में भी स्टडी कर सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जैसे हो गए हमारे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया एंड न्यूट्रॉन हो गया, ये सारे हमारे फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इनके बारे में भी हम जो है फिजिक्स की हेल्प से जो है डील कर सकते हैं। तो फिजिक्स का एक बहुत ही बड़ा ब्रॉड स्कोप है, वो एंडलेस है फिजिक्स का स्कोप, ठीक है। हम फिजिक्स में बहुत सारी चीज़ों के बारे में स्टडी कर सकते हैं और अलग अलग विद एक्साइटमेंट। खाली स्टडी करना है ही नहीं, हम इन सभी चीज़ों से जो है हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, एक एक्साइटमेंट सी अंदर से निकलती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी इसका मतलब फिजिक्स की क्या क्या टेक्नोलॉजीज अभी तक यूज़ हुई है वर्ल्ड में, एंड उसकी सोसाइटी, मतलब फिजिक्स की क्या दुनिया है। कहने का मतलब है कि हमारे डेली लाइफ में फिजिक्स का यूज़ होता है। हम जानते हैं जितने भी सब्जेक्ट्स हम पढ़ रहे हैं, उन सारे सब्जेक्ट्स में कहीं ना कहीं फिजिक्स का एक बहुत बड़ा रोल है। सबसे पहला है इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिक्स इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में क्या इम्पोर्टेंस है फिजिक्स की, इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिक्स इन केमिस्ट्री, ठीक है। अब बताइए केमिस्ट्री में क्या इम्पोर्टेंस होगी फिजिक्स की। केमिस्ट्री में देखिए, हम केमिस्ट्री में किसके बारे में स्टडी करते हैं, केमिकल कंपोजिशंस के बारे में स्टडी करते हैं, मैटर के केमिकल कंपोजिशन के बारे में, कि वो कैसे किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। और हम केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स के बारे में, ठीक है। हम पढ़ते हैं ना, ये किस तरीके का बॉन्ड है, हम पढ़ते हैं ये आयनिक बॉन्ड है, हम बोलते हैं ये कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है। तो इन सभी तरीके के बॉन्ड्स के बारे में जो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, जितने भी केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर है, हम केमिस्ट्री में इन सभी चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं। तो ये सभी चीज़ें किसकी वजह से पॉसिबल हो पाई हैं, ऑन द बेसिक ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स फाउंड बिटवीन द मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, उसके बेसिस पे ही हम किसके बारे में स्टडी करते हैं, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स के बारे में स्टडी करते हैं और केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहाँ से आया, ये टॉपिक जो है फिजिक्स का ही टॉपिक है, जिसको केमिस्ट्री में यूज़ किया गया है, ठीक है। आई बात समझ में। तो फिज़िक्स का इम्पोर्टेंस केमिस्ट्री में समझ आ गया कि हम जो है क्या पढ़ते हैं, लिख लीजिए, केमिकल कंपोजिशन के बारे में हम स्टडी करते हैं, केमिकल कंपोजिशन के बारे में हम केमिस्ट्री में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। एंड और किसके बारे में स्टडी करते हैं, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स के बारे में स्टडी करते हैं। हम बोलते हैं ना ये बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड है, ये बॉन्ड आयनिक बॉन्ड है, तो वो बॉन्ड कैसे बना, एक मैटर, एक कंपाउंड कैसे बनता है, जब उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे से जो है अट्रैक्टेड होंगे, मतलब कोई ना कोई उन दोनों के बीच में बॉन्ड होगा, या तो वो आयनिक बॉन्ड से मिलकर बना होगा कंपाउंड, या तो कोवलेंट बॉन्ड से मिलकर बना होगा कंपाउंड। तो ये सभी जो है किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया है, दिस इज पॉसिबल, लिखिए,
दिस इज पॉसिबल on the basis of intermolecular force between molecules. ठीक है, इन सभी के बारे में हमने स्टडी कर सकते हैं हम किसके बेस पे, सिर्फ इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे. ठीक है, तो ये इंटरमोलिक्यूलर फोर्स जो है ये टॉपिक कहाँ से लिया गया है, ये टॉपिक जो है फिजिक्स से ही लिया गया है. ठीक, तो केमिस्ट्री में फिजिक्स का इम्पोर्टेंस समझ आ गया होगा. दूसरा है इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिक्स इन बायोलॉजी. बायोलॉजी में क्या इम्पोर्टेंस है फिजिक्स का, इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिक्स इन बायोलॉजी में फिजिक्स का क्या इम्पोर्टेंस होता है. ठीक है, बहुत सारे बायोलॉजिकल स्पेसिमेन जो होते हैं ना, बायोलॉजिकल स्पीसीज, उनके बारे में हम स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप. हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से बायोलॉजिकल स्पीसीज के बारे में स्टडी करते हैं, या माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम क्या देखते हैं, छोटे छोटे ऐसे स्पीसीज को देखते हैं जो नेक्ड आइज से जो है क्या नहीं होती, विजिबल नहीं होती हैं. ठीक है, तो वो माइक्रोस्कोप कहाँ से आया, माइक्रोस्कोप नहीं. देखिए, मैनी बायोलॉजिकल स्पेसिमेन आर स्टडीड विद द हेल्प ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप. द स्टडी ऑफ मैनी फिजिकल स्ट्रक्चर्स बिकम पॉसिबल विद द क्रिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. वही बोलना चाह रही हूँ मैं, जो माइक्रोस्कोप आया, ये माइक्रोस्कोप कहाँ से आया, ये एक क्रिएशन है, फिजिक्स की ही क्रिएशन है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. फिजिक्स ने क्या क्रिएट किया, विद द हेल्प ऑफ फिजिक्स इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बना, जिसकी वजह से हम बायोलॉजी में बहुत सारे ऐसे स्पीसीज को देख सकते हैं जो नेक्ड आइज से जो है विजिबल नहीं होती है. ठीक है, तो बायोलॉजी में फिजिक्स का ये इम्पोर्टेंस होता है. ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिक्स इन मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स में फिजिक्स का क्या इम्पोर्टेंस होता है, क्या इम्पोर्टेंस है मैथमेटिक्स में. मैथ तो पूरी फिजिक्स से ही मिलकर बनी हुई है, अगर फिजिक्स नहीं आती तो मैथ्स पढ़ना इम्पॉसिबल है. ठीक है, तो इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिक्स इन मैथमेटिक्स क्या है, द डेवलपमेंट ऑफ मैनी एक्टिविटीज़ हैज़ बीन मेड पॉसिबल बाय द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स. मैथ्स में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, हम पढ़ते हैं ना मैथ्स में, डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं, इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, इनके एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सभी के एप्लीकेशन पढ़ते हैं, टिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, ये सब जो है किसके प्रिंसिपल पे बेस्ड होते हैं, दीज ऑल आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स. फिजिक्स के ही लॉज, फिजिक्स के ही प्रिंसिपल पे ये सभी चीज़ें बेस्ड होती हैं. ठीक है, तो हमने पढ़ा क्या क्या, फिज़िक्स की टेक्नोलॉजी के बारे में और उसकी सोसाइटी में किस तरीके से फ़िज़िक्स का यूज़ किया जा रहा है. तो पहला हमने पढ़ा इम्पोर्टेंस ऑफ फिज़िक्स इन केमिस्ट्री. केमिस्ट्री में फ़िज़िक्स का क्या इंपॉर्टेंस है, हम केमिस्ट्री में केमिकल कंपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स के बारे में पढ़ते हैं. तो ये सभी चीज़ों के बारे में स्टडी करना पॉसिबल हो पाया है जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरमोलिक्यूलर फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स. ठीक है, दूसरा हमने पढ़ा इंपॉर्टेंस ऑफ फिज़िक्स इन बायोलॉजी. बायोलॉजी में फ़िज़िक्स का क्या इंपॉर्टेंस होता है, जितने भी स्पीसीमेन होते हैं, छोटे छोटे स्पीसीज होते हैं, उनको हम देख सकते हैं किसकी हेल्प से, माइक्रोस्कोप की हेल्प से. ठीक है, ये माइक्रोस्कोप का क्रिएशन कहाँ से हुआ, फिजिक्स की ही हेल्प से माइक्रोस्कोप का भी क्या हुआ है, क्रिएशन हुआ है, जिसकी वजह से हम इसका यूज़ जो है बायोलॉजी में कर रहे हैं. ठीक है, तो फिजिक्स का इंपॉर्टेंस हमने पढ़ा. मैथमेटिक्स में क्या है, जितने भी हम इंटीग्रेशन के फॉर्मूले पढ़ते हैं, उसके एप्लीकेशन पढ़ते हैं, डेरिवेटिव्स पढ़ते हैं, टिग्नोमेट्री, ये सभी जो है ये सारे प्रिंसिपल किस पे बेस्ड होते हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं मैथमेटिक्स की वो सारी बेस्ड होती हैं ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स. ठीक है, तो फिजिक्स के ये यूज़ थे. नेक्स्ट आते हैं हमारे फंडामेंटल फोर्स इन नेचर. कितने फंडामेंटल फोर्स होते हैं नेचर में. नेक्स्ट टॉपिक है फंडामेंटल फोर्स इन नेचर. फंडामेंटल फोर्स इन नेचर, हमारे नेचर में कितने तरीके के फंडामेंटल फोर्स होते हैं. तो 4 टाइप्स के फंडामेंटल फोर्स होते हैं. 4 टाइप्स ऑफ फोर्सेस हमारे नेचर में पाए जाते हैं. पहला फोर्स आता है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स. अब ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है, इट इज़ द फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू देयर मास. क्या है ये, इट
It is the force of mutual attraction. It is the force of mutual attraction between any two objects due to their mass. देखिए, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक बॉल है, ये दूसरी बॉल है. इस बॉल का कुछ ना कुछ मास होता होगा m1, इस बॉल का भी कुछ ना कुछ मास होता होगा m2. ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो म्यूचुअल अट्रैक्शन लग रहा है, मतलब इन दोनों के बीच में एक ऐसा फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से बॉल जो है एक दूसरे से अट्रैक्ट हो रही हैं, एक दूसरे से चिपक रही हैं. ठीक है, तो इसी फोर्स को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है? ये एक इस तरीके का फोर्स होता है जो किसकी वजह से लगता है? म्यूचुअल अट्रैक्शन की वजह से लगता है. मतलब दो बॉडीज एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होती हैं, बट किसके रिस्पेक्ट में? विद द रिस्पेक्ट ऑफ देयर मास. अगर उन दोनों बॉडीज का कुछ ना कुछ मास होगा तभी वो दोनों बॉडीज जो है एक दूसरे से म्यूचुअली अट्रैक्ट होंगी. तो इस तरीके के फोर्स को जो म्यूचुअल अट्रैक्शन की हेल्प से लगता है, उसी फोर्स को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है, ऑल बॉडीज ऑफ द अर्थ एक्सपीरियंस दिस फोर्स. अर्थ में जितनी भी बॉडीज होती हैं ना, वो सभी बॉडीज जो है ग्रेविटेशनल फोर्स को अट्रैक्ट करती हैं. ठीक, बिकॉज अर्थ में कौन सा फोर्स प्रेजेंट होता है? ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये यूनिवर्स में लगता है, ये यूनिवर्स का फोर्स है. अर्थ में कौन सा फोर्स प्रेजेंट होता है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी. अर्थ में कौन सा फोर्स प्रेजेंट है? ग्रेविटी का फोर्स प्रेजेंट है. ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी है. तो अर्थ में भी जितनी बॉडीज होती है वो एक दूसरे से जो है मीन्स अर्थ की तरफ जो है क्या होती है? अट्रैक्ट होती है. अर्थ में हम चल पा रहे हैं, खड़े हो पा रहे हैं, वो सभी जो है किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी. वो हमें अर्थ के नीचे की तरफ क्या करती है? खींचती है. जैसे हम कोई बॉल ऊपर को उछालते हैं, वो बॉल ऊपर को न जाने के बजाय कहाँ को आती है? वापस से नीचे को आती है. ठीक है, ये किसकी वजह से हो रहा है? बिकॉज ड्यू टू ग्रेविटी. ग्रेविटी जो है उस बॉल को अपनी तरफ क्या कर रही है? अर्थ की तरफ अट्रैक्ट कर रही है. ठीक है, तो अर्थ में भी कौन सा फोर्स लगता है? ग्रेविटी. फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगता है. तो न्यूटन ने सबसे पहले क्या किया था? न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल क्या है? न्यूटन ने बताया था ये लॉ. ठीक है, उन्होंने बोला कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है m1 के मास 1 के. मतलब फोर्स m1 एंड m2 के क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. जो भी फोर्स होगा ग्रेविटेशनल फोर्स वो मास m1 और इन दोनों के मास m2, इन दोनों के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. ठीक है, मतलब जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा फोर्स. ठीक, और वही फोर्स जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों के स्क्वायर रेडियस के स्क्वायर के. ठीक है, इन दोनों के बीच में जितनी भी डिस्टेंस होगी उस डिस्टेंस का जब हम स्क्वायर करेंगे उसके डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स. मतलब इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में जितनी दूरी होगी उतना कम क्या लगेगा? फोर्स लगेगा. ठीक है, तो जब इनको जो है कंबाइन किया गया तो फोर्स प्रोपोर्शनल आया m1 m2 के, बट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आया किसके? आर स्क्वायर के. ठीक है, फिर इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो यहाँ पर हमारा कैपिटल जी का यूज़ होता है. इसी कैपिटल जी को हम क्या बोलते हैं? ये कैपिटल जी जो है ये हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है. ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यही कैपिटल जी क्या है? हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. और इस कैपिटल जी की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. ये है हमारी कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू. तो जो लॉ था, ये लॉ किसने दिया था? ये लॉ जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, जो हमें इस मैग्नीट्यूड, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड देता है. ठीक है, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड, इस फोर्स की वैल्यू कैसे निकल सकती है? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के रिस्पेक्ट में. ठीक है, नेक्स्ट दूसरा तरीके का फोर्स आता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. दूसरा फंडामेंटल फोर्स क्या है हमारा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. अब देखिए, इट इज द फोर्स बिटवीन charged particles. It include
It is the force between charged particles. It include electric and magnetic force. It include electric and magnetic force. ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक इस तरीके का फोर्स होता है जो कोई भी दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में लगता है. दो चार्ज्ड पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला फोर्स ही हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में क्या इंक्लूड होता है? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स. इलेक्ट्रिक फोर्स भी इंक्लूड होगा एज वेल एज मैग्नेटिक फोर्स भी इंक्लूड होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में. ठीक है, देखिए अगर हम कोई भी दो स्टैटिक पॉइंट्स चार्ज ले लेते हैं, मतलब दो रुके हुए, मैंने एक Q1 लिया, एक Q2 लिया, ये दो क्या है मेरे स्टैटिक पॉइंट चार्जेस हैं. स्टैटिक पॉइंट चार्जेस, स्टैटिक मीन्स रुके हुए पॉइंट चार्जेस. कोई भी दो रुके हुए पॉइंट चार्जेस मैंने लिए, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो मेरी है स्मॉल r. ठीक है, दोनों के बीच की डिस्टेंस मेरे लिए स्मॉल r. देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा इन दोनों के बीच में? फोर्स इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर. ये फोर्स, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा मेरा इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में. दो स्टैटिक चार्ज पार्टिकल्स लिए, रुके हुए चार्ज पार्टिकल्स लिए मैंने, जिन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमारी स्मॉल r थी. तो जो फोर्स लगा वो इक्वल हुआ किसके? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर के. इसी फोर्स को हम कूलाम फोर्स भी बोलते हैं. दिस फोर्स इज नोन एज कूलाम फोर्स. इस फोर्स को क्या भी बोलते हैं? कूलाम फोर्स भी बोला जाता है. ठीक है, इस फोर्स को कूलाम फोर्स भी बोला जाता है. अब नेक्स्ट तीसरा फंडामेंटल फोर्स है हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या हो गया? इट इज द फोर्स दैट बाइंड्स, इट इज द फोर्स दैट बाइंड्स न्यूक्लियॉन्स. न्यूक्लियॉन्स मतलब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. ठीक है, इन अ न्यूक्लियस. इन अ न्यूक्लियस मीन्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक इस तरीके का फोर्स होता है जो न्यूक्लियॉन्स को, न्यूक्लियॉन्स मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस में, एटम के न्यूक्लियस में, एटम का न्यूक्लियस जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है. और एटम के न्यूक्लियस में दो चार्ज पार्टिकल्स पाए जाते हैं, मीन दो तरीके के चार्ज पार्टिकल्स पाए जाते हैं जिनका नाम होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. दोनों क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स ही होते हैं. ठीक है, तो न्यूक्लियर फोर्स जो है एक ऐसा फोर्स होता है जो उन दोनों चार्जेस को जो है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, इन दोनों चार्जेस को जो है बाइंड करे रहता है, पकड़े रहता है, या कस के एक साथ पकड़े रहता है न्यूक्लियस के अंदर. तो न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो किससे बाइंड होता है? न्यूक्लियर फोर्स से बाइंड होता है. ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है. जितने भी फंडामेंटल फोर्स है ना हमारे, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो गया, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो गया, और एक आता है हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्स. इन सभी फोर्सेस में सबसे स्ट्रॉन्ग जो होता है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स माना जाता है सारे फंडामेंटल फोर्स में से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को. ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है. ठीक है, देखिए जो न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, बोला मैंने प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. दोनों जो है कैसे चार्ज पार्टिकल हैं? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है. ठीक है, तो अगर पॉजिटिव चार्ज है ना न्यूक्लियस के अंदर, अगर इतना सारा पॉजिटिव चार्ज है तो वो पूरा हमने पढ़ा था ना, लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं. एक ही जैसे चार्ज एक दूसरे को धक्का देंगे तो ये न्यूक्लियस तो क्या हो जाना चाहिए? डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए. ठीक है, बट इसी द रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन प्रोटॉन शुड मेक अ न्यूक्लियस स्टेबल. ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के बीच में क्या लगता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है ना. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में कौन सा फोर्स लगता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है. इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ये एक रिपल्सिव फोर्स होता है. रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है. कैसा फोर्स होता है? रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है. इसी रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
इसी रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से क्या होता है, न्यूक्लियस स्टेबल होता है। ठीक है, किसकी वजह से स्टेबल होता है, रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से, जो प्रोटॉन्स के बीच में लगता है उन्हीं की वजह से जो है क्या होता है, न्यूक्लियस स्टेबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा चौथा फंडामेंटल फोर्स है हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, ये अपेयर होता है, इट अपेयर इन सम न्यूक्लियर प्रोसेस। जो कुछ न्यूक्लियर प्रोसेस होती हैं, जैसे हो गया बीटा डीके ऑफ न्यूक्लियस। जब न्यूक्लियस को डीके करते हैं तो न्यूक्लियस का जब बीटा डीके होता है तो उस समय क्या होता है, एक फोर्स अपेयर होता है, उसी फोर्स को हम बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स बीटा डीके ऑफ न्यूक्लियस के टाइम जो है क्या होता है, अपेयर होता है। ठीक है, ये वीक फोर्स माना जाता है, नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, इस समय क्या होता है, जब न्यूक्लियस का बीटा डीके होता है, इन विच न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियस क्या एमिट करता है, इलेक्ट्रॉन्स एमिट करता है। कोई भी चीज़ अगर डीके हो रही है, कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट अगर डीके होता है तो वो क्या एमिट करता है, कुछ रेडिएशंस एमिट करते हैं ना, तो उन रेडिएशंस में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब न्यूक्लियस डीके होता है, न्यूक्लियस का बीटा डीके होता है, तो उस समय वो क्या एमिट करता है, इलेक्ट्रॉन्स एमिट करता है एंड एक अनचार्ज्ड पार्टिकल एमिट करता है जिसको बोलते हैं हम न्यूट्रिनो। ठीक है, ड्यूरिंग बीटा डीके लिख लो, ड्यूरिंग बीटा डीके के समय क्या होता है, न्यूक्लियस क्या एमिट करता है, न्यूक्लियस एमिट इलेक्ट्रॉन्स एंड एन अनचार्ज्ड पार्टिकल्स। उन इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ एक अनचार्ज्ड पार्टिकल भी वो क्या करता है, एमिट करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, उस अनचार्ज्ड पार्टिकल को न्यूट्रिनो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उस अनचार्ज्ड पार्टिकल को हम न्यूट्रिनो बोलते हैं। ठीक है, तो उसी समय अपेयर होने वाले फोर्स को हम बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, लास्ट टॉपिक है, लिखिए कंजर्वेशन ऑफ लॉज इन फिजिक्स। कंजर्वेशन ऑफ लॉज इन फिजिक्स, लॉज इन फिजिक्स। ठीक है, जितने भी कंजर्वेशन लॉ हैं फिजिक्स में उनके बारे में एक बार स्टडी करते हैं। पहला लॉ है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इस लॉ के अकॉर्डिंग एनर्जी न ही क्रिएट होती है न ही डिस्ट्रॉय होती है, बट वो क्या होती है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या होती है, ट्रांसफर होती है। फॉर एन एग्जाम्पल लिख लो पहले, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय but transfer from one body to another, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में एनर्जी नहीं क्रिएट की जा सकती है, नहीं डिस्ट्रॉय की जा सकती है, बट वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या होती है, सिर्फ ट्रांसफ़र होती है। फॉर एन एग्जांपल हम लेते हैं, हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को एक हाइट पे उठाया, एक माउंटेन पे ले गई किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो जब वो ऑब्जेक्ट माउंटेन पे गया तो उस ऑब्जेक्ट के पास उसकी पोटेंशियल एनर्जी थी। अभी वो मोशन नहीं कर रहा है, उस ऑब्जेक्ट के पास कैसी एनर्जी थी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी तब आती है जब ऑब्जेक्ट किसी भी हाइट पे ले जाया जाता है, किसी भी हाइट पे होता है, ठीक है। तो उस ऑब्जेक्ट के पास क्या थी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। अब जैसे ही हमने उस ऑब्जेक्ट को उस माउंटेन से नीचे धक्का दे दिया तो उस ऑब्जेक्ट की वो पोटेंशियल एनर्जी किस पे कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी पे कन्वर्ट हो गई। मीन्स अब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है तो वो क्या कर रहा है, गिरते समय मोशन हो रहा है, उसका मूवमेंट हो रहा है बॉडी का, ठीक है। तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज हो गई, काइनेटिक एनर्जी में। यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही बोलता है कि उसकी एनर्जी क्या नहीं हुई, न ही कोई नई एनर्जी क्रिएट हुई, न ही हमने उसकी पोटेंशियल एनर्जी को क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है।
कोई कुछ भी चीज़ नहीं किया, ना हमने कोई नई एनर्जी को क्रिएट किया, नहीं हमने उसकी पुरानी वाली जो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी उसको डिस्ट्रॉय किया। बस हमने क्या किया कि उसकी एक एनर्जी, उसके अंदर दोनों तरीके की एनर्जी है, पोटेंशियल भी है उसके पास और काइनेटिक। बस क्या किया हम, क्या हुआ, सिर्फ उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जो उसके पास पहले से ही थी उसी में दोबारा से कन्वर्ट हो गई, तो एनर्जी सिर्फ ट्रांसफ़र हुई। ठीक, एनर्जी क्या नहीं हुई, क्रिएट नहीं हुई, और न ही एनर्जी क्या हुई, डिस्ट्रॉय हुई। ठीक है, तो ये था हमारा पहला लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारा दूसरा लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। दूसरा आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या बोलता है, लिखिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ linear momentum of a system remain unchanged in the absence of an external force। मीन्स देखिए, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या बोलता है, इस लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी सिस्टम की जो लीनियर मोमेंटम होता है, किसी भी सिस्टम का लीनियर मोमेंटम मतलब उसकी मास और वेलोसिटी क्या है, लीनियर मोमेंटम मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। तो यही बोल रहा है कि किसी भी सिस्टम का लीनियर मोमेंटम अनचेंज्ड रहेगा, मतलब बदलेगा नहीं। किसकी एब्सेंस में, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। जब तक कि हम कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते तो तब तक उसका ना मास बदलेगा ना उसकी वेलोसिटी बदलेगी, मीन्स ना उसका लीनियर मोमेंटम बदलेगा। जब तक कि बाहर से एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग जाता तब तक किसी भी सिस्टम का लीनियर मोमेंटम अनचेंज्ड रहता है, बदलता नहीं है। ये बोलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तीसरा है हमारा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या बोलते हैं, एंगुलर मोमेंट, सबसे पहले तो देखिए एंगुलर मोमेंटम होता क्या है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, जब एक बॉडी रोटेट करती है और रोटेटिंग बॉडी उसके पास क्या होता है, जब एक बॉडी रोटेट कर रही है तो उसके पास क्या होता है, उसका इनर्शिया होता है ना। अगर इनर्शिया है तो उसके पास उसका क्या होगा, इनर्शिया मीन्स अगर उसके पास उसका मास है तो उसके पास उसका मोमेंटम भी होगा, इट पजेस मोमेंटम एसोसिएटेड विथ रोटेशन। अगर एक बॉडी रोटेट कर रही है तो उसके पास उसका इनर्शिया भी होता है एज वेल एज उसके पास उसका क्या होता है, मोमेंटम भी होता है। ठीक, तो यही है लॉ ऑफ यही है हमारा एंगुलर मोमेंटम। मतलब कोई भी रोटेटिंग बॉडी है उसके पास उसका क्या प्रेजेंट होता है, इनर्शिया प्रेजेंट होता है एज वेल एज उसका मोमेंटम भी होता है। ठीक है, लिख लीजिए एंगुलर मोमेंटम को, एंगुलर मोमेंटम को कैपिटल P से डिनोट किया जाता है। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम लिखिए, अ रोटेटिंग बॉडी हैज इनर्शिया। एक रोटेटिंग बॉडी है, बॉडी रोटेट कर रही है, यहाँ पर है बॉडी, वो रोटेट कर रही है, तो रोटेटिंग बॉडी के पास क्या होता है, हैज़ इनर्शिया, उसके पास क्या होता है, इनर्शिया होता है पहले से ही। सो इट ऑल्सो पजेस, अगर उसके पास इनर्शिया है तो वो क्या पजेस करेगी, मोमेंटम भी पजेस करेगी, मतलब उसके पास क्या होगा, उसका मोमेंटम भी होगा। इट पजेस मोमेंटम एसोसिएटेड विथ इट्स रोटेशन। ठीक है, जब वो रोटेट कर रही है तो वो उसका मास और उसकी वेलोसिटी दोनों क्या होंगी, चेंज होंगी। इसी को बोलते हैं दिस मोमेंटम कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। इसी मोमेंटम को हम क्या बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। मतलब एक रोटेटिंग बॉडी के पास जो मोमेंटम होता है रोटेट करते समय, उसी मोमेंटम को उसका एंगुलर मोमेंटम बोलना चाहते हैं। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम। ठीक,
मतलब बॉडी के रोटेट करते समय जो उसका मोमेंटम होता है उसके पास, उसी को उसका एंगुलर मोमेंटम बोला जाता है। एंगुलर मोमेंटम को डिनोट किया जाता है एल से, इक्वल्स टू आई ओमेगा। फॉर्मूला क्या होता है एंगुलर मोमेंटम, एल इज इक्वल्स टू आई ओमेगा। आई यहाँ पर है आई क्या है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, और जो ये ओमेगा है, ये ओमेगा हमारा एंगुलर स्पीड है, जिस स्पीड से वो क्या कर रही है, रोटेटिंग मोशन कर रही है। ठीक, उसके एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया फिर, बॉडी का इनर्शिया, मतलब उसके पास उसका इनर्शिया है, एज वेल एज वो जिस स्पीड से मूव कर रही है रोटेशन करते समय, उसी को उसका क्या बोला जाता है, एंगुलर मोमेंटम बोला जाता है। अब लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या बोलता है, देखो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, देखो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम, the angular momentum of a system, the angular momentum of a system remain constant if total torque क्या होता है, टॉर्क एक रोटेटिंग फोर्स होता है, मतलब रोटेट करते समय जो फोर्स उस बॉडी पे एग्जर्ट हो रहा है उसी को हम बोलते हैं टॉर्क, एक रोटेटिंग फोर्स होता है। इफ टोटल टॉर्क इज ज़ीरो, टोटल टॉर्क क्या हो, ज़ीरो। देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम, किसी भी सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा अगर उस बॉडी पे मूव करते समय उस बॉडी पे टोटल फोर्स कितना लग रहा है, ज़ीरो लग रहा है। टॉर्क कितना लग रहा है, रोटेटिंग फोर्स कितना लग रहा है उस बॉडी पे, ज़ीरो लग रहा है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या काउंट किया जाएगा, कंजर्व होगा उसका एंगुलर मोमेंटम। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे प्लैनेट्स सन के चारों तरफ क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, किस फॉर्म में, एक इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट के फॉर्म में क्या करते हैं, प्लैनेट्स सन के चारों तरफ क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो उन विद कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम, उनका भी जो है क्या होता है, सन के चारों तरफ जब प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं तो एक कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम होता है। ठीक है, एक कांस्टेंट, एक फिक्स्ड ऑर्बिट में वो मूव करते हैं। ठीक है, इसीलिए उनका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कांस्टेंट होता है, क्योंकि उन प्लैनेट्स पे जो फोर्स लग रहा है, जो टॉर्क लग रहा है, रोटेटिंग फोर्स, वो क्या लग रहा है, ज़ीरो लग रहा है। ठीक है, ये था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट एक लास्ट लॉ बचा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसमें भी यही है, लिख लीजिए अकॉर्डिंग टू दिस लॉ चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स हो गया, चार्ज किसके फॉर्म पे, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है, इस लॉ के अकॉर्डिंग चार्ज जो है, चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन से मान लो, इलेक्ट्रॉन्स चार्ज नहीं क्रिएट कर सकते हैं हम, नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। चार्ज बस एक बॉडी से दूसरी बॉडी में सिंपली क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तो आज हमने इस चैप्टर में, आज के लिए इतना ही था। इस चैप्टर में हमने किसके बारे में पढ़ा, फिजिकल वर्ल्ड के बारे में पढ़ा, फिजिक्स की सभी चीज़ों के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, अगर आपको ये लेक्चर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे शेयर कीजिए। थैंक यू।